Hello students. So today we are going to start with a new chapter, that is center of mass. Now center of mass topic है the total chapter is center of mass and rotational motion. So from the chapter center of mass and rotational motion we are going to start with center of mass. Now center of mass बहुत ही सिंपल चीज है. क्या होता है, अगर मैं बोलूं ये एक बॉडी है, जैसे कि ये देख रहे हो ये एक मार्कर है, मैं अगर मार्कर को यहाँ पे बैलेंस करूं तो ये बैलेंस नहीं होगा. मैं अगर इसको यहाँ पे बैलेंस करूं तो बैलेंस नहीं होगा. लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे बैलेंस करूं, है कि नहीं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाएगा. होगा कि नहीं? चलो हो गया. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मार्कर बैलेंस हो गया. तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हुआ ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी. नाउ रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है? रिजिड बॉडी मतलब होता है, देखो सॉलिड और रिजिड में डिफरेंस क्या है? ये भी सॉलिड है ना, लेकिन मैं अगर फोर्स दूंगा ये टूट गया, मतलब इसका शेप और साइज चेंज हो गया. अगर एक बॉडी में फोर्स अप्लाई करने से उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं. ठीक है. सो the center of mass of a rigid body is defined as the point where the total mass of the body is assumed to be concentrated to describe its translatory motion. ओके ये हो गया डेफिनेशन. अभी तुम लोग सोचोगे ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? तो अगर एक बॉडी का हर पॉइंट ओके यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है अलोंग द सेम लाइन या फिर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो उसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं. ओके, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी moves uniformly along the same line or same direction, then such a motion of a body is called translatory motion. Now मैंने क्या बोला? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का टोटल मास बैलेंस्ड होता है कि नहीं? जैसे कि सेंटर ऑफ मास होता है ना, उसी तरह हम लोग के पास और एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. नाउ स्मॉल बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया जहां पे द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर एक्टिंग और आर कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा बॉडी कंसिडर करोगे जैसे पहाड़ या कुछ, तो उसके लिए क्या होगा? सेंटर ऑफ मास से थोड़ा नीचे रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मतलब अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे रहेगा. लेकिन अगर स्मॉल बॉडीज है तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट. नाउ जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि ये बॉडी इस पॉइंट पे बैलेंस है. अभी खुद सोचो, अगर मैं यहां पे वेट दूंगा, अगर मैं ये साइड में वेट दूंगा तो ये बॉडी क्या होगा? ये बॉडी ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा, ऐसे होगा ना. तो तब मुझको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस तरफ लूंगा ये तो और ऐसे हो जाएगा. अगर इस तरफ मैं वेट दे रहा हूं, ये तरफ ज्यादा भारी हो रहा है, तो ये बॉडी को बैलेंस करने के लिए मुझे इस तरफ शिफ्ट करना होगा, तब जाके ये बॉडी बैलेंस होगा, है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है. किस तरफ शिफ्ट होता है? जिस तरफ ज्यादा मास रहता है. मतलब अगर मैं बोलूं यहां पे ये 5 kg है और ये भी 5 kg है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली एट द सेंटर होगा. लेकिन अभी अगर मैं बोलूं ये 10 kg है, ये 10 kg है, ठीक है, तो ये साइड भारी हो गया ना, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये साइड में शिफ्ट हो जाएगा. किस तरफ? जिस तरफ भारी है. और अगर ये सेंटर ऑफ मास है ना, तो ये जो मास और डिस्टेंस है और ये जो मास इंटू डिस्टेंस है ये सेम होगा. ये साइड का मास इंटू डिस्टेंस और ये साइड का मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ये क्या होगा? सेम होगा. क्योंकि उस पॉइंट पे तो बॉडी बैलेंस है ना, तो ये मास इंटू डिस्टेंस और ये मास इंटू डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा. नहीं तो बॉडी बैलेंस कैसे होगा? ओके, तो याद रखना सेंटर ऑफ मास हमेशा शिफ्ट होता है किस तरफ? टुवर्ड्स द हैवियर मास. ओके, नाउ लेट अस सी सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 2 पार्टिकल सिस्टम. ओके, नाउ पकड़ लो हम लोगों के पास एक XY प्लेन है और यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m1
और यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m2। ये ओरिजिन से ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r1 और ये पार्टिकल का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है r2। नाउ ये हो गया लाइन जो कि ये दोनों पार्टिकल को ज्वाइन कर रहा है, ये दोनों मासेस को ज्वाइन कर रहा है। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा ऑब्वियसली ये यहीं पे कहीं पे बीच पे होगा, है कि नहीं? अगर m1 और m2 इक्वल है तो बीच में होगा, m1 भारी है तो इस तरफ, m2 भारी है तो इस तरफ होगा। तो मैंने ले लिया, पकड़ लो, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोगों ने ले लिया कैपिटल RCM, दैट मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नाउ ये प्योरली एक फॉर्मूला है, इसके लिए अभी कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो द पोजीशन वेक्टर of center of mass is given by, so position vector of center of mass कैसे दोगे? RCM, फॉर्मूला क्या होगा? m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर इसी तरह तीन पार्टिकल होगा तो पोजीशन वेक्टर m1r1 m2r2 m3r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है? सो सिमिलरली n पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा? n पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट 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 अप टू mnrn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 क्या लिख सकते हो? अप टू mn। नाउ अगर m1 m2 m3 टोटल प्लस करोगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा? टोटल मास ऑफ द बॉडी, तो उसकी जगह कैपिटल M भी लिख सकते हो। व्हाट इज कैपिटल M? टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। अभी ऐसा भी हो सकता है ना, जो हम लोगों को क्या हुआ, हम लोगों को डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट मतलब x y z ऐसे दिया हुआ है। तो अगर x y z ऐसे दिया होगा तो अगर कोऑर्डिनेट दिया होगा तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? अगर कोऑर्डिनेट दिया होगा तो सेंटर ऑफ मास का भी तीन कोऑर्डिनेट निकलेगा, x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास, एक y एक्सिस का सेंटर ऑफ मास, एक z एक्सिस का सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट होगा, तो वो भी x y z में हम लोग निकालेंगे। कैसे? XCM मतलब x सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट में क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस ऐसे चलता रहेगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ऐसे। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में कैसे निकालोगे? YCM m1 y1 m2 y2 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ऐसे। ZCM कैसे निकालोगे? Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। ओके, तो अगर डायरेक्ट पोजीशन दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर निकालना है तो RCM। अगर x y z ऐसे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ऐसे अलग अलग करके सेंटर ऑफ मास का भी हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है? तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। नाउ अगर तुमको इसी तरह तुमको दिया हुआ हो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन ना, डीडीटी ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग लिख सकते हैं डीडीटी ऑफ आरसीएम। आरसीएम क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो अगर पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे टाइम से तो वो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। सिमिलरली अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या लिख सकते हो? डीडीटी ऑफ वीसीएम। वीसीएम मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद टाइम तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो इसी तरह हम लोग न्यूमेरिकल्स के टाइम पे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो ये वाला नोट कर लो, अभी हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स देखेंगे।
ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 masses 3 kg, 4 kg and 5 kg are located at the corner of an equilateral triangle. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों के पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसका हर साइड सेम होता है। नाउ यहाँ पे 3 मास है कि नहीं, तो ये मैंने ले लिया M1, ये मैंने ले लिया M2 और ये वाला मैंने ले लिया M3। Are located at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. Locate the center of mass of the system. अभी मुझको ये ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास निकालना है। नाउ एक साइड अगर 1 मीटर होगा, हर साइड क्या होगा, 1 मीटर ही होगा, है कि नहीं? ओके, और ये 1, ये 1, ये 1, हाइट कितना है हम लोग को मालूम नहीं, तो हम लोग हाइट भी निकाल लेते हैं। हाँ, तो अगर मैं हाइट निकाल लूंगा तो अच्छे से देखो, यहां से यहां 1, लेकिन यहां से यहां क्या होगा, हाफ होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर मतलब हाफ स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, मतलब P हो जाएगा √3/2, होगा कि नहीं? ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा, √3/2। तो मैंने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने ये निकाल लिया। अभी क्योंकि मुझको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको ना एक XY प्लेन में ले लूंगा, इसको मैं एक XY प्लेन में ले लूंगा। मैं ऐसे करके लूंगा, एक जो मास है वो ओरिजिन पे है। ओके, तो जनरली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे M1 को ओरिजिन पे ले लिया। ऐसा ही लेना है कि एक मास ओरिजिन पे है, ठीक है। तो अभी मुझको बोलो, जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, वो तो ऑब्वियसली 0 0 होता है कि नहीं? ये जो सेकंड पार्टिकल है ये यहां से यहां कितना दूर है, 1, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट है 1, और ये तो y की तरफ नहीं है ना, तो y की तरफ इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0। अभी आते हैं थर्ड पार्टिकल पे, M3। थर्ड पार्टिकल x की तरफ कितना है, कितना, ये है ना x, ये मतलब हाफ, और y की तरफ इसका कितना है, y मतलब इस तरफ, सॉरी मैंने ये उल्टा लिखा, सॉरी एक्स वाई, तो y मतलब इस तरफ, तो y यहां से देखिए, यहां y कितना है, ये हाइट हो गया √3/2, तो ये हो गया √3/2। तो अभी मुझको क्या निकालना है, अभी मुझको सेंटर ऑफ मास निकालना है। अच्छे से देखो, दो कोऑर्डिनेट है, एक x और एक y, तो मैं सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालूंगा। x का फॉर्मूला क्या था, m1x1 प्लस m2x2, 3 पार्टिकल है, तो प्लस m3x3 m3, है कि नहीं? सो x1 क्या है, 0, तो ये वाला तो 0 बन जाएगा। x2 कितना है, 1, और m2 कितना था, m2 था 4, तो ये हो गया 4 into 1 प्लस x3 हो गया हाफ और 5, सो 5 into हाफ डिवाइडेड बाय m1 m2 m3 प्लस 5 + 4 9 + 3 12, तो 5 into हाफ, ये हो गया 2.5 प्लस 4 मतलब ये हो गया 6.25 डिवाइडेड बाय 12, है कि नहीं? देखो 4 × 4, 5 का डिवाइडेड बाय 2, 2.5, 6.25 डिवाइडेड बाय 12। अभी इसको ऐसे रखो या फिर इसको डिवाइड करके देख लो कितना आएगा। सिमिलरली YCM निकाल लो। YCM क्या होगा, M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, वो तो 12 है। अभी Y1 क्या है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। Y2 क्या है, Y2 भी 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। बचा Y3 कितना था, 5, M3 हो गया 5, Y3 हो गया √3/2 बाई 12, तो ये हो जाएगा 5 √3/24, है कि नहीं? तो हम लोग का जो सेंटर ऑफ मास है, हम लोग का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फाइनल आंसर 6.25, इसको ऐसे ही रहने दो, बाई 12, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और कॉमा 5 √3/24, तो ये हो गया हम लोग का
फाइनल आंसर। देखा मैंने क्या किया, मैंने सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैंने उसको एक एक्सिस में ले लिया, एक्स वाई प्लेन में ले लिया, फिर मैंने कोऑर्डिनेट निकाल के फॉर्मूला में पुट कर दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सॉरी पहले वाले में मैंने बोला था ये 6.25/12 आया था, ये 6.25 नहीं ना 6.5 आएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था क्योंकि 5/2 था, 2.5 + 4 तो ये 6.5 होगा। ओके ये वाला देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटॉम इन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब होता है एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, है कि नहीं। अगर एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होता है CO2 तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो यहाँ पे बोला है एक कार्बन एटॉम है और एक कार्बन एटॉम है और एक ऑक्सीजन एटॉम है इन कार्बन मोनोऑक्साइड, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.13 एंगस्ट्रॉम। नाउ एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, अगर एंगस्ट्रॉम से मीटर में लोगे तो 10⁻⁻10 है कि नहीं। तो अभी ये हो गया कार्बन और ये हो गया ऑक्सीजन एटॉम, ये दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस है 1.13। अभी हम लोग को बोला है जो सेंटर ऑफ मास कहां से होगा वो निकालो फ्रॉम कार्बन एटॉम, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस निकालना है वो कार्बन से निकालना है, ऑक्सीजन से नहीं। ना हम लोग को मालूम है जो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा भारी है तो ऑक्सीजन का मास ज्यादा है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑक्सीजन के तरफ होगा। कहां पे होगा वो मुझे मालूम नहीं, तो मैंने पकड़ लिया, जो पकड़ लो कार्बन से जो सेंटर ऑफ मास है वो x डिस्टेंस पे है। ओके द सेंटर ऑफ मास इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम कार्बन एटॉम। सो ऑक्सीजन एटॉम से वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1.13 - x है कि नहीं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो था 1.13 एंगस्ट्रॉम था। हम लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे यहाँ पे। हाँ तो कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12 है कि नहीं, आई गेस AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यूनिट देख लेना कितना था, मुझको इतना याद नहीं है, लेकिन आई गेस 12 AMU ऐसा कुछ है। ओके ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16 है कि नहीं। तो कार्बन का मास हो गया 12, ऑक्सीजन का मास हो गया 16। यूनिट देख लेना, AMU या ग्राम क्या होगा वो देख लेना, ठीक है। नाउ मैंने अभी तुम लोग को बोला था अगर दो बॉडीज है और जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास बैलेंस्ड है तो ये मास इनटू डिस्टेंस और ये मास इनटू डिस्टेंस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मास इनटू डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, बैलेंस्ड होगा। सो देयरफॉर एट सेंटर ऑफ मास कार्बन का मास जो कि है 12 इनटू कार्बन का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से जो कि है x, ये इक्वल होगा ऑक्सीजन का मास जो कि है 16 और साथ में जो कि ऑक्सीजन का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास दैट इज 1.13 - x। सो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये अगर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 12x, ये मिल जाएगा 16 इंटू 1.13 माइनस 16x। 16x इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 28x। 16 into 1.13, so therefore x कितना मिलेगा, 16 into 1.13 divided by 28, ऑब्वियसली मिलेगा कि नहीं, यही मिलेगा। so 16 into 1.13 divided by 28 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.645 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हम लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया। अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है x ये कहां से है, कार्बन एटॉम से। अगर क्वेश्चन में बोलता है ऑक्सीजन एटॉम से निकालो तो हम लोग 1.13 से इसको माइनस करके ऑक्सीजन एटॉम से निकालते, ठीक है। तो ये कहां पे है, इट इज फ्रॉम कार्बन एटॉम। क्लियर, देख लो एक बार अच्छे से देख लो। ओके सो आई होप यहां तक क्लियर हुआ। तो इसी तरह सेंटर ऑफ मास का अलग अलग तरह का सम्स होता है, अलग अलग तरह का फिगर होता है। जैसे ही चैप्टर प्रोसीड करता रहेगा हम लोग को और मालूम होता रहेगा। नाउ तुम लोग इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हॉस्टल जाने वाले हैं, तो हॉस्टल जाने से पहले इतना तक क्लियर करके जाना, वहां जब जाओगे फर्दर और अच्छे से करोगे। ओके होपफुली अगर मैं गया कभी हॉस्टल में या फिर वहां पे क्लासेस मिला तो मिलेंगे हम लोग कभी, और अच्छा लगा
जितना स्टूडेंट्स इतने दिन हम लोगों ने कनेक्ट किया, पढ़ाया, जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया कॉलेज में, ऑब्वियसली थोड़ा क्लासेस, लाइव क्लासेस, ये सब थोड़ा कम हो गया, हम लोगों का इंटरेक्शन कम हो गया, बट देन ऑल्सो होपफुली आई होप मैंने तुम लोगों को कुछ सिखा पाया या फिर ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज दे पाया। ओके, मेरा नंबर है, कभी भी कुछ डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज कॉल मी। जो स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियोस कंटिन्यू रखूंगा, एंड जो स्टूडेंट जा रहे हैं आई होप वी विल मीट ओके वेरी सून। थैंक यू।